हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाली हूं। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वह सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युहाओ को दिखते हैं जो मंगो माउंटेन रेंज के तरफ जा चुका था। और इस टाइम में युहाओ मिंगू माउंटेन रेंज के तरफ जा हुए यही सोच रहा था कि मैं अभी सनमन एम्पायर से लौट हुआ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा से जाना पड़ रहा है। सच में यह तो काफी ज्यादा ही मुसीबत है, मैं बस यही सोच रहा हूँ। व्हाइट टाइगर ड्यूक आखिर कैसे मिंगू माउंटेन रेंज में काउंटर अटैक करने वाला है। और गाइस, इतना सोचने के साथ ही यह चारों ही तरफ स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को फ्लो करता है और इसी के साथ वो देख पाता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक की काफी सारे सोल्जर मिंगो माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। और इस टाइम में उन सोल्जर को पर्सनल व्हाइट टाइगर ड्यूक ने ही लीड करा था। और तो और अभी स्टारलो एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत को भी अपने साथ में ले गए थे। और अगर हम लोग पास्ट की बात किया जाए तो आगे जो ने युहाओ को बताया था, प्रिंसेस जोजू की कमांड के साथ स्टारलो एम्पायर की 10 ग्रेट सोल मास्टर लीजन में से 8 लोग ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर में जा चुके हैं। और इन सारी बातों के बारे में सोचने के बाद युहाओ भी मिंगू माउंटेन को साफ साफ देख पाता है और वहां पर ऑलरेडी बैटल भी शुरू हो गई थी। और इस चीज को देखकर युहाओ को समझ में नहीं आ रहा था आखिर दोनों ही साइड में किसके पास कितना ज्यादा ताकत है। इसलिए वह अपने मन में सोचता है यह बैटल पक्का से ही 1000 सोल मास्टर सोल्जर के बीच में हुआ होगा। और तो यह बैटल काफी ज्यादा ही खतरनाक भी दिखाई दे रहा है। युहाओ तो इन सारी बातों के बारे में सोचते हुए इन बैटल को ही देखना कंटिन्यू करता है और वह ऐसे ही दोनों ही साइड की रियल पावर को एनालाइज करने की कोशिश करता है। और वह ऐसे ही एनालाइज करते हुए सनमन एम्पायर की डिफेंस को चेक करता है तो वह सनम ने एम्पायर की डिफेंस को देखकर थोड़ा सा हैरा भी होता है। और वह इस टाइम में सनम ने एम्पायर के मिंगू माउंटेन रेंज पे काफी सारे सल टूल्स को भी साफ साफ देख पाता है। इतना सारे सल टूल्स को वहां पे फिट किया देख यहाँ अपने आप को काफी ज्यादा ही लकी मानता है, क्योंकि कुछ महीने पहले अगर युहाओ ने सनम ने एम्पायर की वेयर हाउस में जाकर काफी सारे सल टूल्स को ब्लास्ट नहीं किया होता तो शायद आज इससे भी काफी ज्यादा सल टूल्स इनके पास होते और सनम एम्पायर इससे भी डबल सल टूल से स्टारलो एम्पायर के ऊपर अटैक करते हैं। और गाइस, अगर बात किया जाए तो इस टाइम में सनम एम्पायर बिल्कुल ही परकूपाइन क्रीचर जैसा दिखाई दे रहा था जो कि स्टारलो एम्पायर के ऊपर काफी सारे काउंटलेस अटैक करते ही जा रहा था। और इस अटैक की वजह से स्टल एम्पायर की काफी सारे लोग बिल्कुल ही आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। और अगर हम लोग सनमन एम्पायर की बात किया जाए तो सनमन एम्पायर के सभी लोगों के पास मिनिमम भी 50 लेवल वाले सल मास्टर्स थी और मैक्सिमम में उन लोगों के पास 92 लेवल वाले सॉन मास्टर था। इसीलिए युहाओ हैरान परेशान होकर कहता है, आखिर फिर ये कितना डरावना पावर है, इनके पास तो काफी सारे पावरफुल सोल मास्टर्स हैं। अगर ये बैटल 1 वर्सेस 1 की भी होती तो भी हम स्टलो एम्पायर की लोग सनमन एम्पायर के आगे फीका पड़ जाते। हम लोग सनम एम्पायर के आगे काफी बुरी तरीके से हार जाते। अभी की सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही टाइम में ये बैटल खत्म होने वाला है। युहाओ तो ऐसे ही इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन को फोर्सफुली डिबल किया जाता है और के साथ युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन सेटर होती है। और इसके कुछ ही टाइम के बाद ये को ऐसा फील होता है कोई पावरफुल इंडिविजुअल युहाओ के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से प्रेशर रिलीज कर रहा हो और इसकी वजह से युहाओ की स्पिरिचुअल सी पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गए हों। फिर युहाओ इस प्रेशर से बचने के लिए तुरंत ही अपने सल पावर को बॉडी में रिलीज करता है और वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके वह अपने बॉडी को कंट्रोल करता है। और वह काफी ज्यादा ही हैरान हो कहता है आखिर यह क्या था। और गाइस, अगर बात किया जाए तो युहाओ ने इतना डरावना प्रेशर पहले 20 गड़ी टन के काम नहीं फील करा था जब बगर डिटन ने उसके ऊपर प्रेशर रिलीज करा था। और अभी के टाइम में भी युहाओ को वैसा ही काफी खतरनाक प्रेशर रिलीज हुआ महसूस होता है। और वही लोग इसके साथ काफी खतरनाक और डरावना ओरा मिंगू माउंटेन पर अपीयर होती है और इसके साथ मिंगू माउंटेन से काफी खतरनाक व्हाइट लाइट की बीम बाहर निकल कर आता है। और इस चीज को देखकर युहाओ कहता है आखिर वो क्या था। मुझे उस व्हाइट लाइट को देखकर कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा था
टाइम अपने आप ही फ्रीज हो गई है और तो और कुछ सेकंड के लिए मैं भी फ्रीज हो गया था। और ये अटैक तो काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ी में किया गया था। मैं तो इसके ऊपर रेक भी कर नहीं पाया था। आखिर ये किस तरीके की अटैक है? और देखकर ऐसा लगता है इस सिंगल अटैक की वजह से स्टार लो एम्पायर की काफ़ी सारे लोग भी मर चुके हैं। और तो और जो लोग वहाँ पे मरे हैं उन सभी लोगों की कल्ट 50 लेवल से नीचे था। और गाइस, अगर बात किया जाए तो युवाओं ने ऐसा होगा ये कभी भी नहीं सोचा था। युवा तो यहाँ पे सिर्फ सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए ही आया था, लेकिन अभी इंस्टेंट एक ही अटैक की वजह से स्टार एम्पायर की पूरी सिचुएशन नहीं बदल गई थी। और इस चीज को देखकर यहाँ भी समझ गया था स्टार लो एम्पायर को दोबारा से सनमन एम्पायर ने बेवकूफ बना दिया है और उन लोगों ने स्टार लो एम्पायर के ऊपर दोबारा से ट्रिक कर दिया है। और गाइस, पास्ट में जनजीवन ने युहाओ को बताया था सनमन ने एम्पायर की नंबर 1 सल इंजीनियर ऑलरेडी 80 साल का हो चुका है और उन्होंने 30 सालों से एक सल टूल के ऊपर काम कर रहे हैं और उस सल टूल से एक व्हाइट लाइट की बीम बाहर निकल कर आता है और यह वेपन काफी ज्यादा ही खतरनाक है और यह काफी खतरनाक टूल का नाम डेथ गट है। और तो और सन मुने एम्पायर के लोग भी यही सोचते हैं रियल में डेथ गट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अभी की अटैक को देखकर युहाओ ये तो समझ गया था देश गॉड रियली में ही एग्जिस्ट करता है। और आगे जो देश गढ़ की पावर को रिलीज किया गया था उस पावर को देखकर युहाओ भी काफी ज्यादा ही घबरा चुका था। उस देथ गट ने युहाओ की स्पिरिचुअल पावर तक को भी हिला दिया था। अगर युहाओ के पास डेस्टिनी की पावर नहीं होता है तो शायद उसकी स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी कष्ट हो चुका होता। लाइट ऑफ द गॉड सिर्फ एक नॉर्मल अटैक नहीं था, उस पावर के पास स्ट्रेंज टाइप की स्पिरिचुअल इंटेंट थी। और वही लोग पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ जीवन जवन को ही डेथ गढ़ के बारे में थोड़ा सा अंदाजा था और उसके अलावा कोई भी पर्सन यह नहीं जानता था देवघट आखिर कितना ज्यादा खतरनाक वेपन है। और तो युहाओ ने पर्सनली देशघट की पावर को भी एक्सपीरियंस कर चुका था। और इस टाइम में युहाओ तो काफी ज्यादा ही दूर था, लेकिन तब भी डेढ़ गट ने युहाओ की हालत काफी ज्यादा ही खराब कर दिया था। और अभी के टाइम में स्टार लो एम्पायर पूरी तरीके से सीज हो गई थी। अब स्टार लो एम्पायर की को कोई भी लोग और ज्यादा आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और इस चीज को देखकर युहाओ भी गेस कर सकता था स्टार एम्पायर अभी कितना ज्यादा केस में होकर गुजरने वाला है। सिर्फ एक ही अटैक की वजह से 200 से भी ज्यादा सोल सेज यानी लेवल 50 के सोल मास्टर सिर्फ एक ही अटैक से मारे गए थे। वो लोग थग अटैक को ब्लॉक भी कर नहीं पाए थे। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है वो लोग कितना ही ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट थे, लेकिन फिर भी सच तो यही है कि उन सभी लोग मिलकर भी डेथ गट अटैक को रोक नहीं पाए थे। और गाइस, अभी युहाओ के पास भी कॉन्फिडेंट नहीं था, वो भी डेथ गट अटैक को रोक पाएगा नहीं। और नहीं स्टार एम्पायर की टाइटल डोलो को ही इसके ऊपर कॉन्फिडेंट था। वैसे भी अभी सनमन एम्पायर को होली गस्ट चर्च के द्वारा सपोर्ट किया गया था और उससे भी बढ़कर अभी सनमन एम्पायर के पास देकर जैसा काफी खतरनाक सॉल्टस भी आ गया था। और इस चीज को देखकर तो युहाओ को भी इतना तो समझ आ गया था अब वह और ज्यादा यहाँ पर सोल्जर बन के नहीं रुक सकता है। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है युहाओ को यहाँ पे दाई लोली को कल्ट करने में मदद करने से कितना ज्यादा खुशी मिलता है। लेकिन अभी की अटैक डेढ़ गढ़ से कंटिनेंस को बचाने के लिए युहाओ को और भी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग बनना बाकी था। और अगर वह यहाँ पर आर्मी कैंप में ज्यादा देर सोल्जर बनकर रुकता है तो वह ज्यादा स्ट्रांग भी बन नहीं पाएगा। इसीलिए अभी युहाओ के दिमाग में सिर्फ सेरेक एकेडमी में लौटने के बारे में ही चल रहा था और वह अभी तुरंत ही सेरेक एकेडमी में ही लौटना चाहता था। और वह जितना हो सके उतना जल्दी सेरेक एकेडमी में जाकर इस बारे में बताने के बारे में सोच रहा था। इसलिए वो वहां से जाने से पहले एक और बार उसी मिंगो माउंटेन की तरफ देखता है जहां से डेथ गट अटैक को रिलीज किया गया था। और उस डायरेक्शन में देखने के साथ ही ये तुरंत ही वहां से काफी तेजी के साथ ईस्ट के तरफ जाने लगता है। अब यहाँ को वहां पे रुककर ज्यादा देखने की कोई भी जरूरत नहीं था क्योंकि अब ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था आखिर कौन इस बैटल को जीता है। इसीलिए अभी के लिए यहाँ सिर्फ जल्दी से सेरेक एकेडमी में ही लौट सकता था और वो सेरेक एकेडमी में लौटकर सभी चीजों के बारे में ही सोच सकता था और वह एकेडमी को ही इस चीज के ऊपर डिसीजन छोड़ सकता था। और गाइस, इस टाइम में यहाँ इतना ज्यादा एएस हो गया था वह कैंप में भी लौटने के बारे में नहीं सोचता है क्योंकि वह कैंप में लौटकर किसी को भी कुछ भी इस बारे में बताना नहीं चाहता था और ना ही वह दाई लोली और जैन को इस बारे में ही बताना चाहता
चाहता था, क्योंकि अब युहाओं के लिए हर एक सेकंड और हर एक मिनट काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो चुका था। और गाइस चलो एम्पायर की मिलिट्री कैंप को क्रॉस करने के साथ ही ये तुरंत ही रेडिएंट सिटी पर पहुंचता है और वह वहां से और भी तेजी में सरेक एकेडमी की तरफ जाने लगता है। और गाइस इसी के साथ हमें स्टलो एम्पायर की कमांडर कैंप को दिखाया जाता है, जहां पर व्हाइट टाइगर ड्यू की मूड अभी काफी ज्यादा बुरा दिखाई दे रहा था और देखकर ऐसा लग रहा था वह काफी ज्यादा ही नाराज है। और अभी के टाइम में व्हाइट टाइगर ड्यू के पास में ही प्रिंसेस जूजू खड़ी थी। और अगर हम लोग वॉर की बात किया जाए तो दोनों ही साइड के तरफ से ऑलरेडी वॉर खत्म हो चुका था और इस वॉर में चलो एम्पायर ने डायरेक्टली 2 स्वॉर्ड सल मास्टर को खो चुके थे, जबकि इस तरफ सनमन एम्पायर ने अभी तक एक भी लोग को नहीं खोया था। हमें प्रिंसेस जूजू को दिखाया जाता है जो माफी मांगते हुए कहती है आज की हार मेरे ही वजह से हुई है और वह मैं ही थी जिसने ऐसी डिसीजन बनाई थी और मेरी ही गलत डिसीजन की वजह से एम्पायर की इतना बड़ा लॉस हुआ है। इसलिए मार्शल आज से मैं आपका ही सारे बातों को सुनूंगी और कोऑर्डिनेट भी करूंगी। जिस पर दह कहता है प्रिंसेस आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज की हार आपकी वजह से नहीं हुई है। ये कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था और इसमें मेरा भी गलत ही है। सनमून एम्पायर ने व्हाइट लाइट कीरे को मिंदू माउंटेन रेंज की तरफ अनलीश करा था और हमको तो ये तक पता नहीं था आखिर वह क्या था, लेकिन फिर भी मैं भी वो तो फील कर सकता था। इवन टाइटल डोलो भी उसे रजिस्ट कर नहीं सकेगा। अभी के लिए हमारी प्रायोरिटी यही जानना है आखिर वो लाइट क्या थी जो कि सनम एम्पायर ने अनलीश किया था। मैंने ऑलरेडी हेवनली सोल एम्पायर को इस बारे में बता दिया हूँ और मैंने वहाँ पे रीइंफोर्समेंट भी भेज चुका हूँ। और गाइस अगर बात किया जाए तो व्हाइट टाइगर ड्यू की ओरिजिनल प्लान सनमन एम्पायर को उनसे पहले अटैक करने का था और वह सभी टाइटल डोलो को बुलाकर सेम टाइम में सनमन एम्पायर की सॉल्ट टूल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन प्रिंसेस जूजू की इम्पैशन की वजह से यह अपॉर्चुनिटी जा चुका था। और गाइस इसी के साथ हमें प्रिंसेस जूजू को दिखाया जाता है जो अपने पोजीशन में जाकर बैठती है और इस बारी उसे काफी ज्यादा ही बुरा फील भी हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही नील करते हुए कहती है ड्यूक में गलत थी, वो मैं ही थी जिसकी वजह से एम्पायर को इतना सफर करना पड़ा था। हमें प्रिंसेस जूजू को दिखाया जाता है जो अपने पोजीशन में जाकर बैठती है और इस बारी उसे काफी ज्यादा ही बुरा फील भी हो रहा था, इसीलिए वह तुरंत ही न्यूज करते हुए कहती है ड्यूक में गलत थी, वह मैं ही थी जिसकी वजह से एम्पायर को इतना सफर करना पड़ा था। जिसे सुनकर दाईं हाथ जल्दी से उसे खड़ा करते हुए कहता है योर हाईनेस, आखिर आपको ऐसा करने की क्या ही जरूरत है। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें मेरा भी गलती है। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि शमन एम्पायर के पास इतना ज्यादा खतरनाक सल्टूल भी हो सकता है। तो जूजू भी मना करते हुए कहती है नहीं, अगर मैंने आपकी ओरिजिनल प्लान को फॉलो करा होता तो आज हम हमारी गोल को अचीव कर ही लेते और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उस व्हाइट लाइट की बीम कितना ही ज्यादा पावरफुल है। वह अटैक सिर्फ सर्टेन डिस्टेंस को ही कवर कर सकता था। अगर मैं उस टाइम में जल्दबाजी नहीं करती तो आज इतना ज्यादा सफर करना नहीं पड़ता। इसलिए ड्यूक प्लीज आप हमारी एम्पायर को प्रोटेक्ट करिए। जूजू की इस बात को सुनकर दाईं हाव एक लंबे साय के बाद कहते हैं योर हाइनेस एम्पायर मेरी भी घर है और जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ मैं किसी भी घुसपैठी को अपने घर को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी बेस्ट दूंगा अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए आप यहाँ से चिंता करे बिना जा सकते हैं। दहा की इस बात को सुनकर प्रिंसेस जूजू सैड होकर वहां से चली जाती है, जबकि दहा किसी सोल्जर को कहता है यहाँ पे जल्दी से दाई लोली को बुलाओ। तो एक सोल्जर भी दाई हव के इस बात को मान जाता है। और गाइस अगर बात किया जाए तो कुछ दिनों पहले दाई लोली दाई हाव से मिलने के लिए दाई हाव की ही बॉडीगार्ड के साथ आया था और उस टाइम में दाई हाव ने दाई ओहन को दाई लोली की ख्याल रखने के लिए कहा था। और जब दाई हाव ने वहां पर दाई लोली को देखा था तो वह काफी ज्यादा ही शॉक भी हो गया था, क्योंकि उस टाइम में पूरे सिटी की डिफेंस को काफी ज्यादा ही टाइट कर दिया गया था। लेकिन तब भी बिना किसी को पता चले दाई हाउस से मिलने के लिए दाई लोली वहां पे आ गया था। उसके बाद दाई लोली ने सभी चीजें जो भी वह जानता है उसके बारे में बताकर सभी को और भी शॉर्ट कर दिया था। और गाइस इसी के साथ वहां पे दाई योहंग और दाई लोली साथ में आते हैं। वैसे तो दाई योहंग ने दाई लोली को हेट नहीं करा था, लेकिन फिर भी दाई योहंग दाई लोली से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा था और ये तो जायज भी थी क्योंकि उनकी एक ही फादर थी और उन दोनों की ही अलग अलग मदर्स थे। वैसे भी दहंग ने अपने ही ब्रदर दाई हबिंग को भी अपोनेंट की तरह ट्रीट करा था। दाई हाव के पास आने के बाद दाई लोली अपने फादर को मार्शल नाम से एड्रेस करता है और वह अपने फादर को फादर नाम से भी नहीं बुलाता है।
और जब दाई हाव देखता है दाई लोली ने स्मल टीम 1 लीडर की ड्रेस को पहना है, तो वह दाई लोली से पूछता है, आखिर तुम सिटी के अंदर कैसे आ गए थे और क्या तुमने मिलिट्री को ज्वाइन करा है? तो दाई लली भी नोट करते हुए कहता है, मैं स्मल टीम 1 की ग्रुप रिक्रूट जो कि सिख रिजर्व टीम लेजेंड से बिलोंग करता है और मैं प्राइवेट फर्स्ट क्लास में हूँ। और हाँ, कोई भी ये नहीं जानता है कि मैं एक सोल मास्टर हूँ। और जब मैं रिक्रूट ट्रेनिंग कर रहा था तो तब मुझे बटाली कमांडर ने प्रमोट करके उसकी बड़ी गार्ड बना लिया था। और बात रही मैं कैसे सिटी के अंदर एंटर करा था, तो मुझे डर है कि मैं आप सभी लोगों को इस बारे में बता नहीं पाऊंगा। जिस पर दाई हबी कहता है, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करूंगा। तो दा यो हंग जल्दी से कहता है, फादर क्या आपको नहीं लगता है कि दाई लोली ने जो इन्फॉर्मेशन ऑफर करा है वह काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है? जिस पर दाई हाव नाराज़ होकर कहता है, आर्मी कैंप के अंदर कोई भी फैमिलीज नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट्स ही होते हैं। और अभी तुमने मुझे क्या बुलाया था? तो दाई यूं भी कहता है, मैं समझ गया मार्शल। फिर दाई लोली के ऊपर फोकस करते हुए कहता है, लोली तुमने जो इन्फॉर्मेशन लाई थी वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिला है। अगर तुम्हें कोई एनिमी ने यूज करा होगा तो पूरे एम्पायर तुम्हारी वजह से मुसीबत में भी पड़ सकती है। इसीलिए तुम्हें अपनी सभी चीजों के साथ साथ यह भी बताना ही होगा कि तुमने सिटी में कैसे एंटर करा था। जब तुम मुझे इन सारी बातों के बारे में बताओगे तो ही मैं तुम्हें एक्यूरेटली जज कर पाऊंगा। मैं तुम्हें तभी एक्यूरेटली जज कर पाऊंगा जब तुम मुझे इस बारे में बताओगे। अपने फादर की इस बात को सुनकर दाई लोली अभी भी हेजन करता है और वो हेडन करते हुए कहता है, मार्शल मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, जिसने भी मुझे यह इन्फॉर्मेशन बताई है वो हमारी एनिमी बिल्कुल भी नहीं है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से एक्यूरेट है। तो दाईहा भी गुस्से में कहता है, तो आखिर वो कौन है? जिस पर दाई लोली भी जवाब देते हुए कहता है, वो मेरी मास्टर है। दाई लोली की इस बात को सुनकर दाई लोली थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, मास्टर? आखिर कब से तुम्हारे पास मास्टर आ गया? और गाइस दाई लोली भी ये बात तो अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी फादर जरूरी उससे सभी चीज के बारे में पूछेंगे, और तो और उसने भी युहाओं को इस बारे में ना बताने की वादा भी किया था। इसीलिए उसने यह सोच पहले ही बना लिया था वह कैसे अब बाहर निकलने वाला है और उसने इस टाइम में यह चालाकी किया होता है। वह एक ही बार में सभी चीजों के बारे में नहीं बताता है, वह सभी चीजें स्लोली रिवील करता है जिससे कि व्हाइट टाइगर ड्यूक उसको ट्रस्ट करें। और गाइस किसी के साथ दाई लोली व्हाइट टाइगर ड्यूक को बताता है, वह मेरी मास्टर बने हुए लंबे समय भी नहीं हुआ है और उन्होंने ही मुझे मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें मेरे लिए यही सूटेबल लगा था। वह नॉर्मली हमेशा गायब ही रहते हैं और वह तभी अपीयर होते हैं जब वह मुझे सिखाना चाहते हैं, और उन्होंने ही मुझे इन सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कहा था और इसी की वजह से मैं मैसेज को डिलीवर करने के लिए आया हूँ। और बात रही मैं कैसे सिटी में एंटर करा था, तो मेरी मास्टर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी वजह से वह किसी को भी इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके गायब कर सकते हैं, और इसी तरीके से मैं सिटी के अंदर आया था। दाई लल्ली की इन बातों के बारे में सुनकर दाई हाफ जल्दी से पूछता है, क्या तुम्हारे मास्टर के पास स्पिरिचुअल टाइप की मार्शल सोल है? तो दाई लल्ली शॉक्ड होकर कहता है, आपको यह कैसे पता चला? सिर्फ इल्यूजन एबिलिटी को यूज करने का मतलब तो ये नहीं है कि उसके पास स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल ही हो इल्यूजन एबिलिटी, तो जिस भी तरीके की मार्शल सोल यूज कर सकती है। फिर दाई हु पूछता है, क्या तुम्हारी मास्टर की हाइट 1 मीटर और 90 सेंटीमीटर के आसपास है? और गाइस जितना दाई लली दाई हाउ यानी व्हाइट टाइगर ड्यू के बातों को सुनता है। हेलो दोस्तों,